नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप टंडन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम बायोलॉजी की क्लासेज शुरू कर रहे हैं। ये क्लासेज आपके रीट, नीट और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम बायोलॉजी को बेसिक से शुरू करेंगे और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए वो पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हम बेसिक से शुरू करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। देखो, बायोलॉजी शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो और दूसरा है लॉजी, या इसे हम कहते हैं लोगस भी कह सकते हैं। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि जीवन का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हमारी पृथ्वी पर जितने भी सजीव या जीवित प्राणी पाए जाते हैं, जीवित जीव पाए जाते हैं, उन सभी का अध्ययन है वो बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। या फिर हम इस प्रकार से इसे परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवित जीवों का अध्ययन है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ट्रेविरेनस, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लेमार्क व ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। परिभाषा इसकी हो जाएगी कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव पाए जाते हैं उन सभी का जो हम अध्ययन करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बायोलॉजी को हम दो भागों में बांटते हैं। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, और इसे हम बांटते हैं दो भागों में, और ये दो भाग हम देखते हैं कौन कौन से हैं। एक यहाँ पर आता है बॉटनी और दूसरा आता है यहाँ पर जूलॉजी। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी का यानी कि जंतु विज्ञान। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जितने भी वनस्पति पेड़ पौधे हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सभी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की जो शाखा है उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जितने भी हमारी पृथ्वी पर जंतु, जानवर या जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम एनिमल्स कह सकते हैं, उन एनिमल्स से संबंधित जो हम अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं। या फिर हम इस प्रकार इसे परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, उनसे संबंधित अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे जूलॉजी कहा जाता है। अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यहाँ पर बनता कि बायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंग्लिश में इसे अरिस्टोटल कहते हैं। यानी कि बायोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को, कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। अब आगे देखो, बॉटनी के अंतर्गत हम बात करें तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता? तो थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और हम जंतु विज्ञान की बात करें तो इसका जनक कहते हैं अरस्तु को, इसका जनक कहा जाता है, या अरिस्टोटल जिसे हम कहते हैं।
अरस्तु ये बहुत ही मल्टी मैन वैज्ञानिक थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको शाखाएं मिल जाएगी विज्ञान की जिनके जनक इन्हें माना जाता है, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी का जनक भी अरस्तु को ही कहते हैं, बायोलॉजी का कहते ही हैं, जूलॉजी का भी इन्हें अरस्तु को ही कहा जाता है। तो एक बार इन्हीं के विषय में फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो फादर ऑफ हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता? तो यहाँ पर जीव विज्ञान का जनक हो जाएगा अरस्तु, या जिसे हम अरिस्टोटल भी कहते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं जूलॉजी या जंतु विज्ञान का जनक। जूलॉजी या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता? तो ये भी कौन हो जाएंगे? अरिस्टोटल या अरस्तु ही हो जाएंगे। फिर आता है जो वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए। पहला क्वेश्चन तो क्या है कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसमें लेमार्क और ट्रेविरेनस हो जाएगा। बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक से हम बात करें तो जो बायोलॉजी है इसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पर जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। और जितने भी जीव होते हैं ये किसके बने होते हैं? लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं मिलकर के क्या करती हैं? जीवों का निर्माण करती हैं। और अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं सेल्स, यानी बहुत सारी सेल्स मिलकर के किसी एक जीव का निर्माण करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो सभी इन सेल से मिलकर बने होते हैं। और ये सेल्स है वो बहुत सारी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के पूरी जो बॉडी है उसका निर्माण करते हैं। तो एक बार इसको हम आगे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गई? बहुत सारी सेल्स है। ये सेल्स यानी कि कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्तक। और बहुत सारे उत्तक मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और ये अंग मिलकर के ऑर्गन सिस्टम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसे सिस्टम भी कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये अंग तंत्र मिलकर के क्या करते हैं? आगे कंप्लीट बॉडी का निर्माण करते हैं। तो देखो, सामान्यतः हमारे शरीर की हम बात कर सकते हैं तो हमारा शरीर है वो लाखों कोशिकाओं से, करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं आगे बहुत सारी मिलकर के टिश्यू बनाती हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं नर्व सेल्स पर हम देख सकते हैं, जैसे कि नर्व सेल्स होती है। नर्व सेल्स मिलकर के क्या करती हैं? नर्व टिश्यू का निर्माण करते हैं, यानी कि तंत्रिका कोशिका, हिंदी में इसे हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं आपको बताता रहूंगा। यहाँ पर उत्तक है तो यहाँ पर तंत्रिका उत्तक हो जाएगा। और ये ऑर्गन के रूप में भी तंत्रिका हम लिख सकते हैं यहाँ पर। और फिर तंत्रिका तंत्र हो जाएगा।
और तंत्रिका तंत्र है, इसी प्रकार से बहुत सारे ऑर्गन, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब यह है किसी भी जीव की हम शरीर को देखें तो वो शरीर है वो बहुत सारे करोड़ों की संख्या में कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखो आगे हम कोशिका से संबंधित ही बात करते हैं, थोड़ा सा परिचय देखते हैं। आगे नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। कोशिका या सेल्स। देखो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग 1665 ईस्वी के समथिंग बात है। ये क्या कर रहे थे, अपने ही द्वारा एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया और उस माइक्रोस्कोप की सहायता से अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को देख रहे थे। देखो सामान्यतः जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, जितनी भी खोज हुई हैं, ये क्या हुई है, ये अचानक से हुई हैं। जितनी भी खोजें हुई हैं ये क्या अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे थे और अलग ही प्रकार की एक नई खोज हो जाती है। उसी प्रकार से रॉबर्ट हुक भी क्या कर रहे थे, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप की सहायता से देख रहे थे। फिर अचानक उन्हें एक कोरक कोशिकाओं को देखा, यानी कि कोरक को देखा। उस समय कोशिका नाम तो नहीं था, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं, कोरक कोशिकाओं को देखा अपने द्वारा जो माइक्रोस्कोप निर्मित था उसके द्वारा। और उसके नीचे देखने के बाद इससे दिखाई दिया कि इस प्रकार से बहुत सारे जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी प्रकार से बहुत सारे इसे कोष्ठ नजर आए। और उस समय इन कोष्ठ को इन्होंने क्या नाम दिया, सेलुली नाम दिया था। सेलुली नाम दिया था। यानी रॉबर्ट हुक जो फर्स्ट वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1665 ईस्वी में अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप की सहायता से कोरक कोशिकाओं को देखा और उसमें देखा कि बहुत सारे बॉक्सेज यानी कि कोष्ठ नजर आए और इन कोष्ठ को क्या नाम दिया, सेलुली नाम दिया था। और बाद में पता चला कि इन्होंने जो खोज की थी, जो कोशिका देखी थी, वो कोशिका भित्ति को इन्होंने सबसे पहले देखा था। कोशिका भित्ति को, देखो कोशिका भित्ति से भी संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो कोशिका भित्ति को भी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, और इसे ही आपको ध्यान में रखना है कि मर्त कोशिका की खोज है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई। मर्त कोशिका की खोज है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 ईस्वी में कोरक कोशिका को देखा अपने ही द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप के नीचे, जिसे नाम दिया सेलुली। और इन्होंने सबसे पहले मर्त कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आए थे वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाम बड़ा है लेकिन आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ल्यूवेनहॉक भी याद रख सकते हैं। इनकी हम बात करें तो ये क्या कर रहे थे, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे थे। उसमें इन्होंने शुक्राणु की कोशिकाओं को देखा, यानी माइक्रोस्कोप के नीचे शुक्राणु को देखा, जीवाणु को देखा और इसी प्रकार से और भी अन्य प्रकार की कोशिकाओं को इन्होंने देखा था। इन्होंने शुक्राणु को देखा और जीवाणु को देखा और इन्हें देखने के बाद इन्होंने क्या कहा, इन्हें एनिमल क्यूल नाम दिया था। एनिमल क्यूल। उस समय ना ही तो कोशिका नाम पड़ा था और ना ही शुक्राणु की खोज हुई थी, ना ही जीवाणु की खोज हुई थी। लेकिन मैं सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने शुक्राणु को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और जीवाणु को भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। और देखने के बाद इन्होंने जो इसे नज़र आया, जो कोशिका इसे नज़र आई, उसे इन्होंने क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल नाम दिया था। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता वो ये है कि जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई थी। जीवित कोशिका की खोज है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक।
एक तो मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दो साइंटिस्ट आए थे, एक का नाम था थियोडर श्वान और एक थे मैथियास स्लीडन। ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, सामान्य रूप से हम बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स का अध्ययन किया और बहुत सारे एनिमल्स का अध्ययन किया था। देखो डिटेल से हम इनकी बात करेंगे जब कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम सामान्य परिचय देख रहे हैं, जिसमें नॉर्मली जो ऊपर की बातें हैं वो सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ। तो थियोडर श्वान और मैथियास स्लीडन, ये दोनों ही वैज्ञानिकों ने मिलकर के पादपों और जंतुओं पर अध्ययन किया और अध्ययन करके कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो थियोडर श्वान और मैथियास स्लीडन के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसमें इन्होंने बताया कि जितने भी इस पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं वो सभी जीव कोशिका से बने हुए प्रोडक्ट से या उत्पाद से बने हुए होते हैं, यानी जितने भी जीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और इन्होंने बताया कि सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका होती है। किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। तो ये दो तीन टर्म इन्होंने बताए कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत कि जितने भी सजीव हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। और जो कोशिका है इसमें केंद्रक पाया जाता है और उसी केंद्रक में आगे आने वाले पीढ़ी के जो गुणसूत्र होते हैं, जो आने वाले लक्षण होते हैं वो इन्हीं में निहित होते हैं। इसके बाद में एक साइंटिस्ट का और नाम आता है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी इन्होंने। इन्होंने बताया कि जो पहले से निर्मित कोशिका है, पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। देखो इसे मैं आगे बता देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। रुडोल्फ विर्चो और इन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये कई बार कथन पूछ लिया जाता है कि पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, ये किसके द्वारा बताया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना कि रुडोल्फ विर्चो थे, इसके द्वारा है बताया गया कि जो पहले से निर्मित कोशिका हैं उनमें लगातार विभाजन होता है और उसी विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद में देखो हम बात करें तो केंद्रक की खोज हुई थी और केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो केंद्रक की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी।
रॉबर्ट ब्राउन थे जिसके द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। देखो आगे आने वाले जितने भी केंद्रक है, केंद्रिका है, गोल्जिकाए है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म है, इन सभी की खोजकर्ताओं की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक देखेंगे, क्योंकि खोजकर्ताओं का नाम बहुत सारे जो कोशिकांग हैं, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, तो इतने हो जाएंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक बार हम सामान्य जो कोशिका हैं उसके विषय में ही देख लेते हैं। कोशिका है तो कोशिका को हम दो भागों में बांटते हैं। कोशिका कितनी, दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और हिंदी में इसे हम असीम केंद्रीय सेल्स भी कहते हैं। ये ज़्यादातर वैसे भी पूछा नहीं जाता, तो इसे आपको ध्यान में रखने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर नाम यही आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी आती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रोकैरियोन। प्रोकैरियोन प्रोकैन का मतलब होता है यानी कि आदिम प्रकार का केंद्रक इसमें पाया जाता है। आदिम प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है, यानी अल्प विकसित केंद्रक है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसी कारण इनका नाम भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पड़ा है। सुविकसित केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। आगे वाली स्लाइड में हम बात कर लेते हैं इसका, कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोन का मतलब होता है आदिम प्रकार का केंद्रक। आदिम प्रकार का, तो जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें जो केंद्रक होता है ये कैसा होता है, अल्प विकसित होता है। सुविकसित नहीं होता, अल्प विकसित होता है। और इस केंद्रक की चारों ओर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, और इस कारण इन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इसमें जितने भी जो अल्प विकसित या जो आदिम प्रकार के जीव होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो जिसमें हम जीवाणु को शामिल कर सकते हैं। तो जीवाणु किस प्रकार के हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आ जाते हैं। जीवाणुओं की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में डिफरेंस, इन दोनों के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका की सामान्य जानकारी हमने प्राप्त कर ली, और नेक्स्ट हम अभी बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है इनमें जो केंद्रक होता है वो सुविकसित होता है। केंद्रक सुविकसित होता है। हमारे शरीर यानी ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो उनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। केंद्रक इनमें कैसा होता है, सुविकसित होता है, और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, यानी इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक झिल्ली के अंतर्गत बंद रहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितने भी कोशिकांग होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं। ये जो डिफरेंस है इनकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं बता देता हूँ। कोशिकांग होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं।
और इस प्रकार की कोशिकाएं जितने भी सुविकसित एनिमल्स होते हैं, जीव होते हैं, उनमें पाए जाती है। जैसे पादपों में भी हम देख सकते हैं और ह्यूमंस यानी मानव में भी इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो इसके उदाहरण हो गए। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से हम देख लेते हैं। शुरुआत में हमने बात की थी कि बायोलॉजी शब्द वो किसके द्वारा दिया गया था। बायोलॉजी शब्द वो किसके द्वारा दिया गया, यानी जीव विज्ञान शब्द वो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया था। बायोलॉजी के जनक कौन है, तो बायोलॉजी के जनक हम अरस्तु या अरिस्टोटल को कहते हैं। इसके अलावा हमने बात की तो जूलॉजी का जनक कौन है, तो जूलॉजी का जनक है वो भी कौन है, अरस्तु है। और इसके बाद में जो बॉटनी है या जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। इसके बाद में हमने बात की थी जो कोशिका होती है, कोशिका की खोज वो किसके द्वारा की गई थी, तो जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और मृत कोशिका की खोज वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। हुक ने तो कोशिका को क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल कहा था, जबकि जो हुक थे, रॉबर्ट हुक, इन्होंने कोशिका को सेल्यूली नाम दिया था। इसके बाद में हमने बात की जो कोशिका होती है, इससे संबंधित जो सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया था, वो थियोडर श्वान और मैथियास लीडन के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने बताया कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। और कोशिका से संबंधित रुडोल्फ विर्चो ने बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा था। और रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। पहले से जो उपस्थित कोशिका उसमें लगातार विभाजन होता है, जिससे नई कोशिका का निर्माण होता है। और इन्होंने एक टर्म दी थी, कई बार ये टर्म भी देने के बाद में पूछ लिया जाता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये टर्म दी थी रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दी गई थी कि जो पूर्ववर्ती कोशिका है उसी से नई कोशिका का निर्माण होता है। इसके बाद में हमने बात की जो कोशिका होती है दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक है वो अल्प विकसित होता है, आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, उसमें कोशिकांगों का अभाव होता है और केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, और ये जो बैक्टीरिया वगैरह जीवाणु उनमें पाई जाती है। दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका, जो कि इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, सुविकसित कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं, और जो सुविकसित प्राणी हैं, जीव हैं, उनमें ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें आपको कोई डाउट अगर नज़र आ रहा है, कोई सुधार की आप इसमें त्रुटि हो गई या कोई सुधार अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिका के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज सिर्फ हमने कोशिका के सिर्फ परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन के विषय में ही देखा है, जिसमें बायोलॉजी और कोशिका के विषय में। धन्यवाद।